नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में पौधे, आश्रय, पशु और पक्षियों के आवास के बारे में। यहाँ पर देखिए, आपने यदि सीटेट की एग्जाम दी होगी जो कि ऑनलाइन हुई थी कुछ समय पहले, तो उसमें पौधे, आश्रय, पशु पक्षी और उनके आवास से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। और भी जो टेट एग्जाम है उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर आपको जितने भी पौधे हैं, जितने भी आश्रय, पशु और उनके आवास हैं, इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है। आप यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ इस वीडियो को समझ सकते हैं। यहाँ पर 8 से 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो यहाँ पर आपको हर पौधे, हर आश्रय, हर पशु और उनके जो पक्षियों के आवास होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, पशु के बारे में सबसे पहले पशु से संबंधित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें शेर, बाघ, हाथी, सांप, स्लोथ, मकड़ी, रेशम का कीड़ा, पश्मीना, मधुमक्खी, गिलहरी, चूहा, केचुआ, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पौधे में जो आपको बताने वाला हूँ उसमें खेजड़ी, घटपर्णी, जिसे नेपंथिस, कीट भक्षी पौधा और शिकारी पौधा भी कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक, बरगद, पीपल, सेवाल, कवक, लाइकेन, यूकेलिप्टिस, जट्रोफा, क्रोटन। मानव आवास के बारे में हम बात करें तो इसमें लकड़ी के घर, लकड़ी एवं पत्थर के घर, मिट्टी के घर, बर्फ के घर, हाउस बोट, लेखा एवं रेबो और पेड़ों पर घर। पक्षियों के आवास की हम बात करें तो कौवा, कोयल, फाख्ता, वीवर पक्षी, उल्लू, बसंत गोरी, दर्जिंग, चिड़िया, शक्कर खोरा, कलचिड़ी, गोरैया, कबूतर, चील, बाघ और गिद्ध। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम शेर के बारे में जानेंगे कि शेर की जो जानकारी होती, जो उनकी कह सकते हैं कि उनमें जो खासियत होती है उनके बारे में हम जानेंगे। तो शेर जो होता है वो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा, शेर जो होता है वो भूरे रंग का होता है। शेर की जो गर्दन होती है लंबे बालों से ढकी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबे बालों से ढकी हुई है, जिसे अयाल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। चाहे तो आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं ताकि एक और बार आपका रिविजन हो सके। तो याद रखिएगा, शेर की गर्दन लंबे बालों से ढकी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अयाल कहा जाता है। और शेर के अयाल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो वो गर्दन और गले की सुरक्षा करना होता है। और सभी को पता है कि जो जंगल का राजा क्या कौन होता है? तो वो शेर होता है। शेर कहाँ रहता है? तो सभी को पता है कि शेर गुफा में रहता है और उसका आवाज़ जो कि गुफा है वो जंगलों में होती है। बात करें कि भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। शेर जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर, शेरनी और बच्चे रहते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, सभी पॉइंट यहाँ पर आपको पॉइंट बनाकर दे देंगे, उसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। तो आपको यदि ये सभी पता है कि शेर समूह में रहते हैं, शेर के एक समूह में कितने शेर, शेरनी और बच्चे रहते हैं, तो 10 से 12 रहते हैं। ये आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। समूह का जो नेतृत्व है वो कौन करती है? शेरनी करती है। और शेरनी समूह की क्या होती है? नेता होती है। आगे हम बात करें तो इसके बच्चे का जो वजन होता है वो पैदा होने पर 1 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1 से 2 किलोग्राम का इनका बच्चा होता है। किसका? शेर का। शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। जो समूह में रहते 10 से 12 शेर, शेरनी और उनके बच्चे रहते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं, याद रखिएगा, वो 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। आगे और बात करते हैं शेर के बारे में कि शेर जो होते हैं वो अपने इलाके का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा करता है? मूत्र के द्वारा करता है। शेर की अंधेरे में देखने की जो शक्ति होती है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि शेर के अंधेरे में देखने की शक्ति कितनी होती है, मनुष्य से कितना गुना होती है। तो आपको पता होना चाहिए, मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। शेर का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा लियो है। और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसे संस्कृत भाषा में सिंह कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए ये भी जानकारी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
आगे हम बात करें तो यहाँ अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अपने कानों की मदद से यहाँ अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। यहाँ पर देखिए जो भी पॉइंट आपको बता रहे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि अपने कानों की मदद से जो शेर होता है वो अपने शिकार की जो धीमी से धीमी आवाज़ है उसको भी वो सुन लेता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, जो जानकारी आपको दी, ये शेर के बारे में दी गई है। अब हम बाघ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। शेर सभी को पता है, सॉरी बाघ सभी को पता है किस प्रकार का दिखता है। ये हमारा बाघ है, इसका चित्र है। तो यहाँ पर जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो है बाघ। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियाँ पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काली धारियाँ भी है और पीली धारियाँ भी है। ये भी विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो बाघ की जो उम्र होती, जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो लगभग 26 साल होती है बाघ की उम्र। बाघ अपने इलाके का जो निर्धारण है ये भी मूत्र के द्वारा ही करता है, जैसे शेर करता है। और बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। जैसे शेर रहते हैं समूह में और उनके समूह में भी लगभग 10 से 12 बाघ ही रहते हैं, जिसमें बाघनी भी होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। जैसे कि शेर का जो समूह होता है उसका नेतृत्व शेरनी करती, वैसे बाघ के समूह का जो नेतृत्व है वो बाघिन करती है। ये सिमिलर पॉइंट है, एक समान है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें आगे, बाघ के जो नर बच्चा है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। जैसे कि वहाँ पर शेर के बारे में आपने जाना, यहाँ पर भी जो उनके बच्चे हैं वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देते हैं। बात करें जो बाघ का बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 2 से 2.5 किलो का होता है जब बच्चा जन्म लेता है बाघ का। बाघ की जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। 3 किलोमीटर दूर पर बाघ खड़ा है और दहाड़ मारा तो आपको यहाँ पर आसानी से उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई दे देगी। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, जैसे शेर बनाता है। बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बाघ होता है वो जंगल में पत्तियों की सरसराहट से हिलने का कारण ये पता लगा लेता है कि ये कोई उसका शिकार छुपा हुआ है या फिर हवा के कारण वो पत्तियाँ हिल रही है। ये जो बाघ है इसकी जानकारी उसको रहती, वो इसकी जांच कर लेता है। बात करें बाघ ऐसा क्यों करता है, तो बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। ये प्रश्न हाल ही में सीटेट की जो ऑनलाइन एग्जाम है उससे में पूछा गया था कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकता है, तो वो है बाघ। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। बात करें जो बाघ है ये भी अंधेरे में, जैसे कि शेर है जो कि 6 गुना अधिक देख सकता है, वैसे बाघ भी अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण यदि आपसे पूछे तो इसका मुख्य कारण है बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का निवास है। ये मुख्य कारण है बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको सभी को पता है, उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था या फिर शुरुआत की गई थी, ये बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी भारत सरकार द्वारा। कब की गई थी? 1973 में। चलिए अब बात करते हैं हाथी के बारे में। देखिए हाथी से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में। तो हाथी जो है ये स्थल मंडल या फिर स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, बड़ा जानवर है स्थल मंडल का। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। देखिए इसकी घोषणा कब की गई थी यदि पूछा जाए तो ये 2010 में की गई थी। डायरेक्टली भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, हाथी है। हाथी की जो आयु होती है वो लगभग कितने साल की होती है, तो याद रखिएगा 70 साल की होती है। कितनी साल की होती है? 70 साल की हाथी की आयु होती है। और हाथी का चित्र आप देख सकते हैं, सभी ने देखा होगा हाथी।
आगे बात करें, हाथी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो काले रंग का होता है, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। आपने देखा होगा जो हाथी है वो काले रंग के होते हैं, उनको गर्मी अधिक लगती है और गर्मी अधिक लगने के कारण वो पानी में चले जाते हैं या फिर कीचड़ में खेलते भी है, आपने देखा होगा। तो आगे हम बात करेंगे, इसका जो दिमाग है वो काफ़ी बड़ा होता है। देखिए हाथी बड़ा है तो उसका दिमाग भी बड़ा होगा। यहाँ पर किलो में पूछे तो याद रखना, लगभग 5.5 किलो का जो हाथी है उसका दिमाग होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक हाथी जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं और समूह का जो नेतृत्व है वो बुजुर्ग हथनी करती है। जैसे कि शेर और बाघ के बारे में हमने बताया था कि शेर का जो नेतृत्व है, शेर के समूह का जो नेतृत्व है वो शेरनी करती, बाघ के जो समूह है उसका जो नेतृत्व है वो बाघनी करती। वैसे ही हाथी का जो समूह होता है उसका नेतृत्व कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती। कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी के जो नर बच्चे होते हैं ये कितने साल बाद समूह छोड़ देते हैं, तो 14 से 15 साल बाद ये समूह को छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्वस्थ हाथी जो है वो कितने किलोग्राम पत्तियाँ, जो भी जैसे कि वो पत्तियाँ, छाल या घास फूस खाता है, ये कितने किलोग्राम खाता है, तो 100 किलोग्राम खाता है। कितना, 100 किलोग्राम। यदि क्विंटल में पूछे तो ये 1 क्विंटल होता है। कितना होता है, 1 क्विंटल होता है। क्विंटल में 1 क्विंटल और किलोग्राम में 100 किलोग्राम पत्तियाँ, छाल या घास फूस खा लेता है और यह शाकाहारी होता है। आगे बात करें तो गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काले होते हैं और उनको अधिक गर्मी लगती है, इसलिए उससे बचने के लिए ये कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक लगभग कितने माह का होता है, यदि माह में पूछे तो आपका कितना माह का होगा, 22 माह का होगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, हाथी है। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो हाथी है वो वहाँ का राज्य पशु है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और झारखंड। याद रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है केरल, कर्नाटक और झारखंड का राज्य पशु कौन है, तो वहाँ पर हाथी है। हाथी दिन भर में केवल कितने घंटे सोता है, तो ये बहुत कम सोता है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो हाथी वो किससे डरते हैं, तो वो मधुमक्खी से डरते हैं। हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकते हैं। जो हाथी है वो 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाथी एक दूसरे की चिड़ांग 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शेर और बाघ के बारे में बताया था कि 3 किलोमीटर दूर से ये इनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, वैसे ही हाथी यदि चिंगाड़ मारता है तो ये 8 किलोमीटर दूर तक ये इनकी जो चिंगाड़ है वो सुनाई देती है। आगे हम बात करें तो भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के जो पैर होते हैं उसमें कितने नाखून होते हैं, 5 नाखून होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो विश्व हाथी दिवस है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सांप के बारे में। देखिए सांप सभी ने देखा होगा, सांप जो है यह रेंगने वाले सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। आप देख सकते हैं सांप का यहाँ पर चित्र भी हमने लगाया हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है कि भारत में कुल कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो वो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहले 2 देखेंगे, उसके बाद 2 आप नीचे देख सकते हैं। 4 प्रकार यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। पहला है नाग, जैसे किंग कोबरा भी कहते हैं, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। दूसरा है करेत, करेत का चित्र भी आप देख सकते हैं। ये करेत है जो कि जहरीला सांप है। बात करें हम यहाँ पर तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर पर है अफई और चौथे पर है दुबैया। दोनों का चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अफई सांप है और ये दुबैया सांप है। 4 प्रकार के जो सांप है ये भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप है। अब बात करें कि सांप आपने देखा होगा सभी ने, उसके 2 दांत होते हैं। कितने होते हैं, सामने 2 दांत होते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं 2 दांत होते हैं जो कि विषैले दांत होते हैं, जिनके माध्यम से
सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीव में प्रवेश करता है। जब सांप काटता है तो इन दोनों दांतों के माध्यम से ही उसके शरीर में वो जो जहर है वो उसको डाल देता है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक चित्र आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये सांप जो काटता है उसके बाद में जो दवाई दी जाती है वो ये दवाई है, सांप काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, सीरम होता है, जो कि सांपों के जहर से ही उस दवाई को बनाया जाता है। आगे हम बात करें, सांपों के दांत तो होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको सांप बताया जिसके 2 दांत है, वो आपको दिखेंगे कि 2 दांत है लेकिन वो उससे भोजन को नहीं चबाता, वो क्या करता है, भोजन या फिर जो उसका शिकार होता है उसको सीधा ही वो निगल जाता है। नाग या फिर किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है वो कौन सा ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए नाग या किंग कोबरा। देखिए लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछूंगा जिसके आंसर आपको देना है, उसके एक भी आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन्हीं जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ इसी में से 5 प्रश्न लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है, वो है अजगर। याद रखिएगा, सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये जो खेत होते हैं उसमें चूहे वगैरह जो भी छोटे मोटे जीव जंतु उसको ये खा लेता है। विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है, तो वो है अजगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजगर को, ये विश्व का सबसे लंबा जीव है जिसका नाम क्या है, अजगर। आगे हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक सांप जो है ये कहाँ पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हू फेन कहा जाता है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो लिंग हू फेन के बारे में आपने सुना होगा। लिंग हू फेन क्या है, एक तरह का भोजन है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिंग हू फेन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक प्रकार का भोजन है जो कि हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सांपों के मांस को कौन खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। आपने सुना होगा, बचपन में आपको बताया होगा कि सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह जो ध्वनि है वो कंपन को महसूस, ध्वनि के जो कंपन होती है उसको वो महसूस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सपेरा है जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार वो अनुक्रिया करता है। जिधर उसको ध्वनि की कंपनता महसूस होगी उधर वो उसका मुंह कर देता है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्लोथ के बारे में। देखिए स्लोथ से सबसे ज़्यादा प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो स्लोथ हैं ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसको बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, बच्चों ने देखा होगा। तो जो स्लोथ है ये भालू जैसा एक जानवर होता है जो कि एक अच्छा तैराक भी है और ये अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे पहले जो स्लॉथ होता है सबसे आलसी जीव होता है जो कि एक भालू जैसा दिखाई देता है, अच्छा तैराक भी इसे आप कह सकते हैं। ये अधिकांश स्लॉथ कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है स्लॉथ। देखिए ये आलसी जीव क्यों है इसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। ये एक रात्रिचर है। क्या है ये? एक रात्रिचर है। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटककर मस्ती से कितने घंटे सोता है? 17 से 18 घंटे। 24 घंटों में से 17 से 18 घंटे तो ये सोता ही रहता है। और स्लॉथ सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन सोच के लिए नीचे उतरता है, यानी कि 7 दिन में से मात्र एक दिन ये पेड़ से नीचे उतरता है, उसी में अपने सोच जो भी करना होता है वो कर लेता है। उसके बाद बात करें तो स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां को खाता है, उसमें जो छोटे मोटे कीट पतंगे हैं उनको भी ये खा लेता है। तो स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को ये खा लेता है। और इसकी जो लगभग औसत आयु है स्लॉथ की वो कितनी है? तो लगभग 40 वर्ष तक ये जीता है। और बात करें कि अपने जीवन काल में यानी कि अपने जो 40 वर्ष में ये मात्र 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है, 7-8 पेड़ों पर ही निवास करता है स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर ये लिखे हुए 1 2 3 4 5 या फिर कूट में आपको आंसर दे देंगे और वहाँ पर पूछा जाएगा कि स्लॉथ के बारे में सही विकल्प कौन सा है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं सीटेट एग्जाम में, और टेट एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मकड़ी के बारे में। देखिए मकड़ी सभी ने देखी होगी। तो जो मकड़ी है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है।
यहाँ पर पूछ जाता है कि मकड़ी किस प्रकार का जीव है, तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। यहाँ पर देखिए जो कीट वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनमें लगभग जो पैर होते कीट के वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन यह एक अपवाद है कीट वर्ग में क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पर कौन सा कीट अपवाद है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है मकड़ी। ठीक है, आगे हम बात करें, मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता। सामाजिक कीट यानी कि जहाँ पर समूह में रहते हैं, जो कीट समूह में रहते हैं उसको सामाजिक कीट वर्ग कहते हैं, उसमें भी इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये अकेले रहना पसंद करती हैं। इस प्रकार से सीटेट एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सा जीव है, कौन सा कीट है जो कि समूह में नहीं रहता है, तो वहाँ पर मकड़ी विकल्प था और मकड़ी ही आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं रेशम का कीड़ा। देखिए रेशम के कीड़े देखे होंगे, बहुत से देखे होंगे, नहीं देखे तो यहाँ पर आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। कहाँ पर पाला जाता है, सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है रेशम के कीड़े को। आगे बात करें कि भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का जो पालन है ये कहाँ पर, किस राज्य में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो पालन है ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन होता है। आगे हम बात करें तो नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान लेता है या पहचान कर लेता है। नर रेशम कीट अपनी मादा को, याद रखिएगा, यदि कई किलोमीटर दूर भी उसकी जो मादा है वो निकल गई है तो उसकी गंध से नर रेशम कीट है वो उसको पहचान लेता है और वहां पर पहुंच जाता है। नोट आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि रेशमी साड़ी जो है वो पोचमपल्ली एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। ये प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि जो रेशम साड़ी है ये कहाँ पर प्रचलित है, तो पोचमपल्ली एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। अब बात करते हैं पश्मीना बकरी के बारे में। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो पश्मीना बकरी है उस पर जो बाल लदे हुए हैं इसी की साल बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। कहाँ पर पाला जाता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है पश्मीना बकरी को, और कौन से जाति के या फिर कौन सी जनजाति के लोग पालते हैं पश्मीना बकरी को, तो ये चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। बात करें जो पश्मीना बकरी होती हैं ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती, कितने मीटर पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह रह सकती है पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती। कितने डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। पश्मीना बकरी के बाल जो है मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते। कितने गुना पतले होते हैं, 6 गुना पतले होते हैं मनुष्य के बाल से। पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते। कितने गुना, 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं और 6 गुना पतले होते हैं मनुष्य के बाल से। बात करें यहाँ पर देखिए पूछा जाता है घंटे के बारे में कि पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 250 घंटे लगते हैं। आगे हम बात करें कि पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। एक बार और इसको मैं आपको बताऊंगा, अंत में और भी एक बार आएगा, तो याद रखिएगा जहाँ पर पश्मीना बकरी को पाला जाता है उस स्थान को लेखा कहा जाता है, और जहाँ पर चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं यानी कि उनके जो घर हैं उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में। देखिए मधुमक्खी जो पालन है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किस पेड़ पर उपयुक्त रहता है, तो याद रखिएगा ये लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है।
भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन जो है ये कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किया जाता है। आगे हम बात करें, मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहां पर मधुमक्खी पालन सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा वहीं माना जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यानी कि समूह में रहती, कॉलोनी में रहती। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कॉलोनियाँ बस्ती में रहती, इसलिए इस मधुमक्खी को सामाजिक कीट कहते हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग कितने किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी के एक छत्ते से। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा होता है, महीने के बारे में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना होता है। आगे हम बात करें जो मधुमक्खी है इसके छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा होते हैं और श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की जो सूचना है ये किस प्रकार देती है, किसके द्वारा देती है, तो याद रखिएगा यह नृत्य के द्वारा देती है। अब बात करते हैं गिलहरी के बारे में। गिलहरी सभी ने देखा है गिलहरी को, तो गिलहरी जो जीव है दोस्तों ये स्तनधारी होता है गिलहरी, और गिलहरी सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बढ़े। यदि वो नहीं कुतरेगी तो उसके दांत बढ़ते रहेंगे, इसलिए वो किसी न किसी चीज़ को कुतरती रहती है। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं, अर्थात वो स्तनधारी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था जो गिलहरी हो क्या है, स्तनधारी जीव है। तो ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। अब बात करते हैं चूहे के बारे में। देखिए गिलहरी के बारे में सब जानते हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष बताने का नहीं था। चूहे के बारे में देखिए, चूहा भी एक स्तनधारी जीव होता है। चूहे की देखने की जो शक्ति है वो बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत तेज होती है। याद रखिएगा, देखने की शक्ति इसकी बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत तेज होती है। अब बात करते हैं केंचुए की। आपने केंचुआ देखा होगा, ये केंचुआ जो किसान हैं उनके खेतों में पाया जाता है। केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है, तो ये वर्गीकल्चर कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, जैसे कि सांप को कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ जो है वो मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंचता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केंचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। याद रखिएगा, केंचुए के माध्यम से जैविक खाद को भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, सभी को पता होगा। डॉल्फिन जलीय स्तनधारी जीव है, जैसे कि यहाँ पर हमने चूहे और गिलहरी के बारे में आपको बताया था। डॉल्फिन भी एक जलीय स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है, मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वो आसानी से ये सीख लेती है डॉल्फिन। आगे हम बात करें, भारत में डॉल्फिन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गंगा नदी में पाए जाते हैं। उसे लो टाइगर भी कहा जाता है। किसे, डॉल्फिन को लो टाइगर भी कहा जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक जो डॉल्फिन है ये इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। ये सभी पॉइंट याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इसको बनाने में। तो इसकी एक आप PDF बना लीजिएगा, एक अपने नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। गंगा नदी में सर्वाधिक जो डॉल्फिन है ये इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि निकालती है, और जब मित्र से मिलना होता है, उसको बुलाना होता है, तो वो अलग ध्वनि निकालती है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। यदि पूछा जाए कि किसके कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण। अब बात करते हैं ब्लू व्हेल की। जो ब्लू व्हेल है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ी जीव है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है या फिर बड़ी जीव है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ब्लू व्हेल
भूरसेल प्रजाति की जीव है। याद रखिएगा जो ब्लू व्हेल है ये भूरसेल प्रजाति की जीव है। सर्वाधिक ब्लू व्हेल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक ब्लू व्हेल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे चील, बाज और गिद्ध की, ये हम लास्ट में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है। तो चील, बाज, गिद्ध की जो दूरी है, दूर से देखने की क्षमता है मनुष्य से कितना गुना अधिक होती है? 4 गुना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो उसकी वस्तु को ये पक्षी जो है ये 8 मीटर दूर से ही देख सकते। कौन? चील, बाज और गिद्ध। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हम वनस्पति जगत के बारे में आपको जानकारी देंगे, या कह सकते पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहला है खेजड़ी। यहाँ पर देखिए खेजड़ी आपको चित्र के माध्यम से दिख रही होगी, वैसे आपने देखा भी होगा खेजड़ी को। जो खेजड़ी होती है ये एक विशाल छायादार वृक्ष है। तो एक पौधा, एक प्रकार का पौधा, छोटा सा पौधा है, ये बड़ा भी होता है। विशाल छायादार वृक्ष है खेजड़ी, और इसकी छांव में स्थानीय जो बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते हैं। और राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन है? वो है खेजड़ी। पूछा जाता है राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? थार रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी हम और बात करें तो खेजड़ी की जड़ें गहरी होती है और कम पानी में भी रह सकती है। यहाँ पर होती लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती है। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी किया जाता है। खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा या फिर औषधि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी की पत्ती का जो प्रयोग है वो चारा के लिए भी किया जाता है। याद रखिएगा इसकी जो फली है उससे सब्जी भी बना लेते हैं, और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको चारा में भी उसका उपयोग करते हैं, और उसकी जो छाल होती है उसका प्रयोग दवा या फिर औषधि बनाने में की जाती है। और ये जो इसकी जड़ें होती खेजड़ी की वो गहरी होती हैं और कम पानी में भी वो रह सकती हैं। अब बात करते हैं घटपर्णी पौधे के बारे में। देखिए जो घटपर्णी पौधा है इसे नेफंथिस कीटभक्षी पौधा और शिकारी पौधा भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 नाम दिए हुए हैं। किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक कीटभक्षी पौधा होता है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए जो घटपर्णी पौधा होता है, नेफंथिस पौधा होता है, कीटभक्षी पौधा होता है या फिर जो शिकारी पौधा होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारत में पूछे कि भारत में कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यहाँ चूहा, मेंढक एवं अन्य कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, चित्र को ध्यान में रखना। इसका जो आकार होता है वो लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको चित्र बताया था, घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है। जैसे ही कोई जीव वहां पहुंचता है वो क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खिंचे हुए इसके पास चले आते हैं और अपना शिकार बन जाते हैं। याद रखिएगा जो घटपर्णी पौधा है वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है जिससे कि जो जीव जंतु हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों करता है? घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है, और ये नाइट्रोजन उन्हीं जो जीव होते हैं जो खींचे चले आते हैं जिस गंध से और उनका जो शिकार करते हैं उससे ये नाइट्रोजन प्राप्त करता है घटपर्णी पौधा, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, अभाव होता है, वहीं ये घटपर्णी पौधा पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। देखिए यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं रेगिस्तानी ओक को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तान ओक का जो तना होता है, फीट में हम बात करें तो 10 से 12 फीट का होता है, मीटर में हम बात करें तो ये 4 मीटर का होता है रेगिस्तानी ओक का तना। अब हम बात करें आगे तो ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। वहाँ पर यहाँ जो पौधा है ये काफ़ी उपयोगी होता है वहाँ के रहवासियों के लिए। कैसे होता है यहाँ पर आगे हम आपको जानकारी
देने वाले हैं। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो तने से 30 गुना गहरी होती, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो तना होता है वो 4 मीटर का होता है। कितना होता है? 4 मीटर का। इसमें यदि आप 30 का गुणा करेंगे तो 4 × 12 यानी कि 120 मीटर, 120 मीटर गहरी होती है रेगिस्तान ओक की जड़ें। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित होता है, जो तना होता है इसका उसमें क्या होता है? जल संग्रहित होता है। और स्थानीय निवासी के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने से जो संग्रहित जल है उसको निकाल लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो पौधा है वो उपयोगी बहुत होता है। आगे बात करते हैं बरगद की। बरगद तो सभी ने देखा होगा, बहुत विशाल का छायादार वृक्ष होता है बरगद। तो बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है बरगद। और बरगद की जड़ें दूर तक फैली होती हैं, सभी को पता है। और बरगद के तने से जड़ें लटकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी ने बरगद देखा होगा। और जो लटकती हैं तो तने को सहारा देने का कार्य करती है। बरगद के तने से जो जड़ें लटकती है वो क्या कार्य करती है? तो सहारा देने का कार्य करती है। अब बात करते हैं पीपल की। देखिए जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये पीपल का पौधा है। बहुत ये भी विशाल छायादार वृक्ष होता है, बहुत बड़ा होता है जैसे बरगद होता है। पीपल का तना एवं जड़ें दूर तक फैली होती हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी जो वृक्ष होते हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते हैं। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोध वृक्ष भी कहा जाता है। याद रखिएगा किस वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाता है? तो वो है पीपल, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी, इसलिए इसे बोध वृक्ष भी कहा जाता है। अब बात करते हैं शैवाल की। देखिए शैवाल आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। शैवाल जो है वो हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के पूरक है। ध्यान दीजिएगा, शैवाल हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन बनाते हैं। लेकिन इनका आधार नहीं होता। क्या नहीं होता है? आधार। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मुख्य समस्या क्या होती है शैवाल की? आधार है। इसका जो मुख्य समस्या है वो आधार है। तो ये कवक की मदद लेता है, यानी कि कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता होती है, जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है और वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो कवक है वो भोजन नहीं बनाता है। ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो शैवाल है इसकी मुख्य समस्या क्या है? आधार है। कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता है, जो कि कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है और शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। ये एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवक जो है ये सफ़ेद रंग का होता है, ये क्लोरोफिल नहीं बनाता है, लेकिन शैवाल बनाता है, क्योंकि वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करता है। ये जो कवक है ये ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए वहाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बना पाता है। इसलिए कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक की मुख्य समस्या भोजन है। उसकी समस्या क्या है? आधार है। इसकी समस्या क्या है? भोजन। दोनों आपस में सहजीविता निभाते, दोनों एक को भोजन दे देता है, एक को आधार दे देता है, दोनों की समस्या खत्म हो जाती है। आगे बात करते हैं लाइकेन के बारे में। आप देख सकते हैं ये लाइकेन पौधे पर चिपका हुआ है। लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। जब लाइकेन समाप्त होना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर ये पता चल जाता है उनके सूखने से कि यहाँ का जो वायुमंडल है इसमें SO2 की मात्रा बढ़ रही है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो ताजमहल है मथुरा तेल शोधकशाला, देखिए ताजमहल मथुरा तेल शोधकशाला से निकलने वाली जो SO2 के कारण पीला पड़ रहा, आपने सुना होगा ताजमहल पीला पड़ रहा, वो क्यों पड़ रहा है? मथुरा तेल शोधकशाला से निकलने वाली जो SO2 है उसके कारण है, क्योंकि SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। SO2 को स्टोन कैंसर भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण में H2O की बढ़ोतरी का पता लगाया जा सके। जैसे जैसे शैवाल सूखेंगे उस प्रकार से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो वातावरण है इसमें SO2 की मात्रा ज़्यादा है और वो वहाँ पर कुछ अच्छे कदम उठा सके और ताजमहल को बचा सके। ये इसके कारण वहाँ पर
उसको लगाया गया है। अब बात करते हैं यूकेलिप्टिस। देखिए यूकेलिप्टिस, यदि आपके पास खेत है तो यूकेलिप्टिस के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ पर उगे होंगे। यूकेलिप्टिस जो मुख्यतः है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यूकेलिप्टिस को सामाजिक वानिकी का या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूकेलिप्टिस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। कितना? 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। यूकेलिप्टिस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? किसके तहत लाया गया था? कार्यक्रम 1976 के तहत, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत लाया गया था। तो ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करें जट्रोफा की। जट्रोफा क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। इस चित्र को आपने नहीं देखा होगा, सॉरी इस पौधे को आपने नहीं देखा होगा, तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जट्रोफा मुख्यतः ब्राजील का पौधा है। जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है जट्रोफा पौधे से। जट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। जट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो शुष्क या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। भारत में जट्रोफा का जो स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर ब्राजील में बायोडीजल के लिए जट्रोफा का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं भारत में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किन पौधों का इस्तेमाल किया जाता है? वह है करंज एवं पोगोमिया। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्रोटन। आप ये पौधा देख रहे होंगे। ये जो पौधा है दोस्तों, ये जल का प्राकृतिक सूचक है। यानी कि यदि ये पौधा सूखता जाता है तो ये वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर पानी की कमी है, या कह सकते हैं कि ये जो पौधा है ये कौन लगाते हैं? तो किसान लोग लगाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर अब पानी की कमी है, यहाँ पर पानी देने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटन का जो मुख्य फसल के साथ लगा दिया इसकी क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया, इसकी सूचना क्रोटन दे देता है, क्योंकि क्रोटन की जड़ें हैं वो गहरी नहीं होती हैं और जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाती है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है। यानी कि जो फसल उगाई गई है उसकी सिंचाई इस क्रोटन के पेड़ को देखकर की जाती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी नहीं होती हैं, ये जल्दी ही सूखने लगता है और जो किसान है या फिर जो फसल उगाई है उसमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पर सिंचाई देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम मानव आवास के बारे में बात करने वाले। देखिए मानव आवास में जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर होते हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लकड़ी के घर के बारे में देखते हैं। देखिए लकड़ी का घर इस प्रकार का होता है और ये वर्षा बहुल्य वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती है वहाँ पर लकड़ी के घर आपको देखने को मिलेंगे। भारत में लकड़ी के जो घर हैं वो मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये असम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य वहाँ पर पूर्वोत्तर हो तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं, या फिर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में ही आपका विकल्प हो तो आप वहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में लकड़ी के जो मुख्यतः घर हैं वो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत अधिक होती है। आगे हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक हैं और वहाँ पर लकड़ी की प्रचुरता, यानी कि लकड़ी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होने के कारण वहाँ पर लकड़ी की कमी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचुरता है लकड़ी की। लकड़ी के घर ढाल युक्त क्षेत्रों में और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यदि हम मीटर की बात करें तो लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर के घर ये बनाए जाते हैं। आपको याद क्या रखना है कि ये ढाल युक्त क्षेत्रों में होते हैं, ढाल युक्त क्षेत्रों में और 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में बांस को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। याद रखिएगा, लकड़ी के घरों की जो दीवार होती है, फर्श एवं छत जो होती हैं, ये सभी किसकी बनी होती हैं? लकड़ी की ही बनी होती हैं। अब बात करते हैं लकड़ी के साथ साथ पत्थर के घर। लकड़ी के भी होते हैं और पत्थर की भी होते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में मुख्यतः? तो याद रखिएगा, लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः
पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जिसे कुल्लू मनाली भी हम कहते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है एवं उत्तराखंड राज्य में लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें लकड़ी एवं पत्थर के घर बनाए जाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी इस आवास को देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती क्या होती है? बादल फटना होती है, वहाँ पर अत्यधिक बारिश हो जाती है, भूकंप आ जाता है, बर्फबारी हो जाती है, चट्टानों का खिसकना आदि। ये पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर द्विमंजिल बनाते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर जो लकड़ी एवं पत्थर के घर होते हैं वो कितने मंजिल बनाते हैं? 2 मंजिल, द्विमंजिल आप कह सकते हैं, द्विमंजिल बनाए जाते हैं। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं एवं सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर यहाँ के लोग खुद रहते हैं। पहले मंजिल पर जो पशु होते हैं, जो उनका सामान होता है, उनको रखते हैं, और जो दूसरी मंजिल है उस पर ये खुद रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को किससे बनाया जाता है? पत्थर से बनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसलिए जो घर के फर्श होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के घर। आप यहाँ पर मिट्टी के घर देख सकते हैं। मिट्टी के घर जो मुख्यतः है ये किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में होते हैं? तो जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी के घर है भारत में मुख्यतः राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती, कैसी होती हैं? जो दीवारें हैं ये बहुत मोटी होती, क्योंकि ताकि सूर्य की उष्मा घरों में प्रवेश ना करे, जो सूर्य का ताप है ये घरों में प्रवेश ना कर सके, इसलिए दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। मिट्टी के घरों की छत को घास फूस या लकड़ी का बनाया जाता है। जो मिट्टी का घर है उसकी जो छत होती है वो किससे बनाई जाती है? घास फूस या फिर लकड़ी से बनाई जाती है। मिट्टी के घरों की छतों को ढाल युक्त रखा जाता है, ताकि वर्षा का जो जल है वो छतों पर संग्रहित ना हो और अगल बगल से निकल जाए ना। ढाल युक्त होता है वहाँ का छत। आगे हम बात करें मिट्टी के घरों को फर्श समय समय पर गोबर से लीपा जाता है, ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि मिट्टी के घरों के फर्श समय समय पर गोबर से क्यों लीपे जाते हैं? वहाँ पर आपको विकल्प दिया था और विकल्प आपका सही था, घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें, इसलिए मिट्टी के घरों में समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। आगे हम बात करें मिट्टी के घरों की दीवारों को समय समय पर मिट्टी एवं गोबर से लीपा जाता है, ताकि दीवारें मजबूत रहे। ये जो दीवारें हैं उसके बारे में है। देखिए दीवारें इसलिए लीपी जाती है ताकि जो दीवारें हैं वो मजबूत रहे, और जो फर्श है वो इसलिए लीपा जाता है ताकि वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो प्रवेश ना करें। आगे हम बात करते हैं बर्फ़ के घर, जिसे हम इग्लू भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। बर्फ़ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में। बर्फ़ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति याद रखिएगा। बर्फ़ के घर मुख्यतः किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। और बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इग्लू कहा जाता है। और बर्फ़ के घरों की दीवारें बर्फ़ के टुकड़ों से बनाई जाती है। बर्फ़ के टुकड़ों से बर्फ़ के घरों की दीवारें बनाई जाती है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, टुकड़े टुकड़े लगे हुए हैं, ये बर्फ़ के टुकड़े ही होते हैं। बर्फ़ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से मुक्त होती, ताकि घरों की उष्मा बाहर ना निकले। जो उष्मा घर के अंदर होती वो बाहर ना निकले, इसलिए बर्फ़ के घरों की जो दीवारें हैं वो दोहरीकरण से मुक्त होती हैं। बर्फ़ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं, ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं घरों में प्रवेश न करें। एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते। क्या होते हैं ये? उच्च मांसाहारी होते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। आगे हम बात करें हाउस बोट। देखिए हाउस बोट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउस बोट भी घर होते हैं। हाउस बोट या नाव पर घर मुख्यतः कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः डल झील एवं उलर झील में बनाए जाते हैं। यहाँ पर झील के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में मुख्यतः डल झील एवं उलर झील में ये बनाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो
तो हाउस बोट की दीवारों एवं छतों में सुंदर नक्काशी किया जाता है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। अब बात करते हैं लेखा और रेबो की। देखिए लेखा और रेबो के बारे में आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे रेबो कहा जाता है, और चांगमा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहा जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जहाँ पर वो रहते हैं उसे रेबो कहते हैं, और जहाँ पर वो बकरियों को रखते हैं उसे लेखा कहा जाता है। पेड़ों पर घर, आपने पेड़ों पर घर देखे होंगे, ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं पेड़ों पर घर बनाए गए हैं। तो ये विषुवतीय क्षेत्र में निवास करने वाले पिग्मी जनजातियां, फिर कह सकते हैं कांगो गणराज्य देश में अफ्रीका के द्वारा बनाया जाता है। ये इंपोर्टेंट पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए पेड़ों पर जो घर है ये कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो पेड़ों पर घर विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाले पिग्मी जनजाति कांगो गणराज्य क्षेत्र में अफ्रीका के द्वारा बनाया जाता है। पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर घर इसलिए बनाया जाता है ताकि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त किया जा सके। जो हिंसक वन्य जीव है उसकी सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर घर ये बनाते हैं पिग्मी जनजाति। अब बात करेंगे पक्षियों के आवास के बारे में। जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, और पक्षी अपने घोंसले में अंडे देते हैं। जैसे कि पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है जब उसे अंडे देना होता है। अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग कर अपना घोंसला बनाते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर आगे जानकारी देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर पक्षियों के घोंसले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोए के बारे में। वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाता है, ऊंचे पेड़ की डाली पर बनाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? कौवा। कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे की तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। ऐसा प्रश्न में पूछा जा सकता है कि लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन करता है? कौवा करता है। कोयल की हम बात करें तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वह अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना समझकर पालता पोसता है। आपने देखा हुआ कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपना अंडा कहाँ पर दे आती है? जो कौवा का जो घोंसला होता है उसमें अपने अंडे को दे आती है, और वो जो कौवा होता है अपने अंडे को समझकर उसकी देखभाल करता है, पालन पोषण करता है। अब बात करते हैं फाख्ता। आपने फाख्ता पक्षी देखा है या नहीं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। ये यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये फाख्ता पक्षी है, और फाख्ता पक्षी अपना घोंसला है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। थोड़े समय पहले ही जो सीटेट एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। तो वहाँ पर सही आंसर आपका क्या था? फाख्ता था। फाख्ता पक्षी ऐसा है जो कि अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के बीच अपना घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी, यहाँ पर देखिए वीवर पक्षी आप देख सकते हैं। वीवर पक्षी के बारे में भी पूछा गया था। वीवर पक्षी का जो घोंसला है वो लालटेन के जैसा होता है। आप देख सकते हैं लालटेन के जैसा उनका घोंसला होता है वीवर पक्षी का। वीवर पक्षी में नर वीवर पक्षी ही घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। वीवर पक्षी में जो नर वीवर पक्षी है वही घोंसला बनाता है, और नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाता है, एक नहीं बनाता है। कितने? कई सारे घोंसले बनाता है। मादा वीवर पक्षी उसमें से जिसे पसंद करती है उसी घोंसले में वे अंडे देती है। कौन? मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों में से एक को पसंद करती है और वहीं पर वो अंडे देती है। याद रखिएगा ये कौन सा पक्षी करते हैं? वीवर पक्षी। चलिए अब बात करते हैं उल्लू की। उल्लू तो सभी ने देखा होगा। उल्लू जो है वो अपने बच्चे पुराने पेड़ों के खोखरों में छेद में अपने बच्चे देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ है, इसमें छेद है, इसी में ये अपने बच्चे देता है। उल्लू अपनी जो गर्दन है वो आगे पीछे कर सकता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था कि वो कौन सा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। तो याद रखिएगा वहाँ पक्षी कौन सा है? उल्लू। और ये अपने बच्चे कहाँ पर देता है? तो ये अपने जो बच्चे हैं ये पुराने पेड़ों के जो खोखरे होते हैं, जो छेद होते हैं, उसमें देता है। अब बात करते हैं बसंत गोरी की। यहाँ पर देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बसंत गोरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद कर बनाती है तथा उसी में अपना अंडा देती है। जो बसंत खोरी है ये चोंच आप देख रहे हैं, चोंच की मदद से टोच करके अपना घोंसला बनाती हैं, एक छेद बनाती हैं और उसमें ही अपने अंडे को देती हैं।
दर्जिंग चिड़िया, देखिए दर्जिंग चिड़िया यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दर्जिंग चिड़िया को और उसके घोंसले को। दर्जिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है और उसके बीच बनी थैली में अंडा देती, जैसे कि आप सिलाई मशीन से सिलते हैं, इसी प्रकार से जो दर्जिंग चिड़िया है वो अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है और उसी के बीच बनी थैली में अपने अंडे को देती है। शक्करखोरा, यहाँ पर देखिए सभी चित्र दिख रहे होंगे, सभी के चित्र यहाँ पर ही शक्करखोरा है। शक्करखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले का भी प्रयोग करती है। इतने सारी चीज़ों का प्रयोग करती है, आपको ध्यान रखना है। ये सभी कौन करती है अपने घोंसले में? शक्करखोरा करती है। आगे बात करें कलचिड़ी की। यहाँ पर देखिए कलचिड़ी आप देख रहे होंगे, जो कलचिड़ी है पत्थरों के बीच खाली जगह में अपने अंडे देती है। पत्थर रखे हुए हैं और खाली जगह है जहाँ पर अंडे दिए हुए हैं। कलचिड़ी अपने घोंसले पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रई आदि के माध्यम से बनाती है। जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अंडे के आसपास, ये क्या है? इसमें आपको नाजुक टहनी भी मिल सकती है, जड़, ऊन, बाल, रई, ये सभी के माध्यम से ये अपने घोंसले को बनाती है। आगे बात करते हैं गोरैया को। देखिए गोरैया सभी ने देखी होगी, जब बरसात होती है तो ये बरसात जब खत्म हो जाती है तो हम घर के बाहर जब कुछ खाने को डालते हैं तो वो उसको खाने के लिए इस प्रकार की आपने चिड़िया देखी होगी, उसका नाम क्या होता है? गोरैया होता। अब तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो गोरैया अपना घोंसला घर में, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में बनाती है। वो कौन सी चिड़िया होती है? गोरैया चिड़िया होती है। अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? घर में, अलमारी के ऊपर बना लेती है, आईने के पीछे, घर की दीवारें के जो आले होते हैं उसमें ये अपना घोंसला बना लेती हैं। कबूतर, कबूतर तो सबने देखा होगा। कबूतर जो है वो अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहर जगह पे ये कबूतर अपना घोंसला बनाती है, ये देख सकते हैं। आगे बात करें चील, बाघ और गिद्ध की, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर घोंसले की बात हो रही है तो ये अपना जो घोंसला है सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। और ये पक्षी अपने घोंसले का जो इस्तेमाल है वो साल दर साल करते हैं, यानी कि एक ही घोंसले को ये पक्षी जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। और इन पक्षियों का जो घोंसला है वो 4.5 फीट चौड़ा भी होता है। यहाँ पर चौड़ा लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, कितने फीट चौड़ा होता है इन पक्षियों का घोंसला? 4.5 फीट चौड़ा होता है। देखिए यहाँ पर हमने आपको जो जानकारी दी है, यहाँ पर पौधे से, पक्षी से, आवाज़ से, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके बताया है। और इसी में से हमने 5 प्रश्नों को लिया है। कितने प्रश्न को? 5 प्रश्न को लिया है और इन 5 प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, किन जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हो? कौन से लोग हैं, कौन सी जनजाति है जो अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं? चांपा है, थारू है, पिग्मी है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। एक लिखकर आंसर आपको ABCD में देना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती है? दर्जिंग चिड़िया है, फाख्ता है, शक्करखोरा है या बसंतखोरी है? इसका भी आंसर आपको 2 लिखकर ABCD के माध्यम से आंसर देना है। तीसरा प्रश्न है, मकड़ी किस संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, मैमल है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर भी आपको 3 लिखकर ABCD के माध्यम से देना है। भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काजीरंगा उद्यान में, कान्हा टाइगर रिजर्व में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर भी आपको 4 लिखकर बताना है कि भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में आपको मैं थोड़ी देर पहले ही जानकारी दिया हुआ हूँ। 5वां और आखिरी प्रश्न है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? अजगर, किंग कोबरा, करेत या फिर दुबई? इन 5 प्रश्नों का आंसर आपको 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से लिखकर इसके आगे आपको आंसर को लिख देना है और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या फिर नहीं। आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। देखिए काफ़ी समय लगा इसकी PDF बनाने में, वीडियो बनाने में, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपको हर पल अपडेट रहना है, हमारे बारे में और भी जानकारी आपको लेना है और देखना है, हमसे जुड़े रहना है, तो आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगले दोस्तों हम जल्द ही एक नई वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।